क्लास सेवेंथ के पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट के टॉपिक को डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरपथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे डिटेल से न्यूट्रिशन इन एनिमल के टॉपिक को समझ और इसे समझने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ नॉट कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एदर प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। धरती पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट को छोड़ करके एनिमल्स, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अब हम लोग समझेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड एंड फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। और ये अपने खाने के या न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है हर्बीवोरस, उसके बाद है कार्निवोरस, पैरासाइट, ओमनीवोरस, सैप्रोफाइट, स्कैवेंजर। इतने सारे हैं, जिसमें सबसे पहला है हर्बीवोरस। इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड देयर डिफरेंट पार्ट्स, एग्जाम्पल काउ, डियर, गोट, हॉर्स, etc, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से या प्लांट के डिफरेंट पार्ट को खा करके अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करें, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। दूसरा में हम लोग का आ जाएगा कार्निवोरस। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम फ्लेश, दैट इज मीट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे सभी जीव जंतु जो किसी दूसरे जानवर को मार करके उनके मांस को खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे। और इसमें लायन, टाइगर, पैंथर हम लोग का एग्जाम्पल आ जाएगा। उसका थर्ड हम लोग का है ओमनीवोर्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स बोलेंगे। वैसे सभी जीव जंतु जो प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ओमनीवोर्स कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग का है स्कैवेंजर। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम फ्लेश ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। वैसे सभी जीव जंतु जो पहले से मरे हुए जीव जंतु हैं, उनके मांस को खाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? स्कैवेंजर कहलाएंगे, जिसमें वल्चर आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, क्रो आ जाएगा, हाइना आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग का है सैप्रोफाइटिक। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के या एनिमल के बॉडी पार्ट जो मर गए हैं, मरने के बाद अगर उनको कोई स्कैवेंजर नहीं खा पाया है तो सड़ना गलना शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि उनका जो बॉडी का कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो सिंपलर फॉर्म में बाहर ही टूटने लगा है, और उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको सक करके अपना न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। इसमें फंगी, मशरूम और ईस्ट हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है पैरासाइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो हार्म देम। वैसे सभी जीव जंतु जो किसी दूसरे जानवर से या प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन उसको मारते नहीं है, जिंदा ही रहने देते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल में लाइस, बेडबग, लीच, etc। नोट में हम लोग का हो जाएगा पैरासाइट गेट देयर फूड फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ऑल्सो बोथ गेट बेनिफिटेड। ये ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच है, जिसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और जो खाना बनाता है वो दोनों मिल बट करके खाते हैं और जिंदा रहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा लाइकेन का। लाइकेन जो होता है फंगी और एल्गी का बना होता है। इसमें फंगी का फंक्शन क्या है कि वो वाटर को, मॉइस्चर को, पानी को, मिनरल वगैरह को एब्जॉर्ब कर करके रखता है, स्टोर करता है। और एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो एल्गी उस वाटर को और मिनरल का यूज़ करके क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फूड बनता है उसको दोनों कोई मिल करके यूज़ करते हैं। नोट में कुछ है, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ सल्फर। ठीक है, यहाँ पे PHUR हो जाएगा। ठीक है, आपका सल्फर का। सल्फर पॉल्यूशन विच इज इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल एंड द फैक्ट्री स्मोक दे नॉट ग्रोन हेयर। अब देखिए, लाइकेन जो होता है ना, सल्फर का बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का।
तो ये वैसे जगह पे ग्रो नहीं करता है जहाँ पे क्या होता है, सल्फ़र का पॉल्यूशन होता है। सल्फ़र जनरली व्हीकल से या फैक्ट्री का जो धुआं होता है उससे निकलता है। मॉस्कीटो, ये बहुत ही ज़्यादा आपका वीवीआई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मॉस्कीटो सक आवर ब्लड बट दे आर नॉट कंसिडर्ड पैरासाइट, ठीक है, बिकॉज दे सक ब्लड फॉर द रिप्रोडक्शन नॉट फॉर देयर न्यूट्रिशन। देखिए सारे बुकों में भी ये दे दिया गया है कि मच्छर जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, और बहुत सारे टीचर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये बच्चों को बता देते हैं कि मच्छर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, क्योंकि वो ब्लड सक करते हैं, जो सामने दिखता है हम लोग उसको समझ जाते हैं। लेकिन आप इस बात को एकदम क्लियर कर लें कि पैरासाइटिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो पैरासाइट कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें ब्लड सक करने का मच्छर के कंडीशन में, तो मच्छर में हमेशा फीमेल जो मच्छर होती है, फीमेल एनोफिलिस, वही क्या होता है, ब्लड को सक करती है, और मेल कभी खून नहीं पीता है। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, खून हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही सक करती है। तो आखिर मेल मॉस्किटो क्या भूखे रहता है? नहीं, मेल मॉस्किटो होता है ना जो प्लांट के सैप को, प्लांट के जूस को सक करता है, और फीमेल भी उसी को सक करके अपना न्यूट्रिशन लेती है। लेकिन बात यहाँ पे फिर अराइज होता है कि ब्लड क्यों चाहिए? तो ब्लड जो होता है फीमेल मॉस्किटो को चाहिए होता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो कभी भी मॉस्किटो को आप पैरासाइट में न डालें। अगर कोई टीचर बोल रहे हैं तो उनसे आप पूछे, क्लियर करने की कोशिश करें, नहीं मानते हैं तो आप छोड़ दें। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट में ये क्लियर कर लें कि मॉस्किटो कभी भी आपका पैरासाइट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। देखिए ये सिंपल सा आपको जब पूछ देगा व्हाट इज डाइजेशन, तो आपको यही लिखना है कि एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। अब ये प्रोसेस आपका बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। उसी के बेसिस पे हम लोग इसको दो तरह से पढ़ते हैं, एक होलोजोइक और दूसरा सैप्रोफाइटिक। बात करें अगर होलोजोइक का, तो दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism intake the complex organic matter either in solid or liquid form, और उसको बॉडी के अंदर में सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, जैसा कि आदमी में और अमीबा में पाया जाता है। और अगर बात करें सैप्रोफाइट का, तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बॉडी के बाहर ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूटने लगता है, और ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद जो होता है न्यूट्रिएंट उसको सक करके अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे। ह्यूमन आर ओमनीवोरस, सही बात है। दे गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऑफ कोर्स जब वो ओमनीवोरस है तो प्लांट से और एनिमल दोनों से अपना क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। हम लोग का बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डेवलप है कि हम लोग दोनों चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल, सेल कंबाइन करके टिश्यू, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, जिसमें शुरुआत और अंत कहाँ से होगा, एलिमेंट्री कैनाल से होगा। हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। अगर बात करें इसका शुरुआत का, तो ये माउथ से शुरू होकर के ईसोफेगस से होते हुए एनस तक खत्म होता है। यहाँ पे आपको माउथ डालना है ना, माउथ डालना है। और अगर इसका लेंथ का बात करें तो 6 to 9 मीटर इसका लेंथ होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जब भी आपको डिफाइन करने के लिए आए तो आपको पिक्चर वहाँ पर देना है, और पिक्चर में आप ये दे सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ तो आपकी एक ही फ्रेम में आपको पूरा आ जाए। देखिए माउथ हो गया आपका, सेलेवरी ग्लैंड हो गया, ये एसोफेगस हो गया, उसके बाद लीवर, गॉल ब्लाडर, स्टमक, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हम लोग का जो टेल था, पहले हम लोग बंदर से या चिंपांजी से इवॉल्व कर करके ह्यूमन बने हैं, तो वो टेल जो क्या हो गया है, बिना काम का होने की वजह से धीरे धीरे विलुप्त हो गया और अपेंडिक्स में बदल गया। अगर बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो पहले स्टेप्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स क्या क्या हैं, और दूसरे में ऑर्गन, है ना। दोनों तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपका। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें हम लोग लिखेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, सबको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अगर पूछ दे डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल, तो वहाँ पे हम लोग ऑर्गन का बात करेंगे। वहाँ पे ऑर्गन का फंक्शन, ईसोफेगस का फंक्शन, ईसोफेगस का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन और रेक्टम का फंक्शन क्या होगा, सभी वहाँ पे हम लोग देंगे। अब हर एक स्टेप्स को
पहले पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद ऑर्गन को डिटेल से पढ़ेंगे और उसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें स्टेप्स का, तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में हम लोग खाने को माउथ के अंदर लेते हैं और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। दूसरा हम लोग का स्टेप है डाइजेशन, जिसको हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये डाइजेशन जो कंप्लीट होता है, शुरुआत इसका होता है माउथ से, नेक्स्ट मूव करता है स्टमक में और ये कंप्लीटली फिनिश हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस बात का आप याद रखिएगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद द ब्लड एंड सेंड टू ऑल ओवर द बॉडी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विथ विली। विली क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वहीं पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है खाने का पूरे अच्छे से और पूरे बॉडी में वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। जो हम लोग फूड डाइजेस्ट किए हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं पूरे बॉडी में, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। लास्ट हम लोग का है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होता है और फाइनली वो एनस से बॉडी के बाहर चला आता है। और रेक्टम में कुछ बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसके वजह से क्या होता है, स्मेल करता है हम लोग का। बात करें ऑर्गन का, तो ये शुरुआत होगा हम लोग का माउथ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माउथ में दांत और जीभ दो चीज़ हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें टंग और टीथ होता है। टीथ का अगर बात करें तो टीथ का 2 सेट आता है ह्यूमन में, जो बच्चे में आता है जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, और एडल्ट में आता है जिसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ का क्वांटिटी 20 होता है। अगर बात करें डेंटल फार्मूला का, तो 2 इंसीजर, 1 केनाइन और 2 प्रीमोलर, और ये लोअर जॉ और अपर जॉ के लिए है। ऊपर वाला अपर जॉ, नीचे वाला लोअर जॉ, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से बाइसेक्ट करके काउंट किए हैं, है ना, यहाँ से काउंट किए हैं और इधर का छोड़ दिए हैं, तो इसलिए 2 से काउंट करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पे 32 हो जाएगा। और परमानेंट टीथ में मोलर आ जाता है जो कि मिल्क टीथ में नहीं पाया जाता है। अब टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बात करेगा टंग का, तो टंग एक सेंसरी ऑर्गन है जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं खाने को, जिसमें सबसे नीचे स्वीट है, उसका साल्टी है, सावर है, बीटर है। इसको याद रखने के लिए मीना, है ना, मी से मीठा जो कि सबसे नीचे होगा, उसके बाद नमकीन और खट्टा और तीखा। इन माउथ एंजाइम कॉल्ड सेलेब्री अमाइलेज सीक्रेटेड फ्रॉम बकल कैविटी। ठीक है, माउथ में एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है सेलेब्री अमाइलेज, ये बकल कैविटी से सीक्रेट होता है। ये खाना में पाया जाने वाला डार्क जो होता है स्टार्च, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट करता है। प्लांट का न्यूट्रिशन जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट जब एक्स्ट्रा खाना बना लेता है तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और उसी को यहाँ पे क्या हो रहा है, माउथ में सेलेब्री अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है। इन माउथ फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पीस एंड मिक्स विथ सलाइवा। दांत के मदद से हम लोग खाने को छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं और उस सलाइवा के साथ मिक्स कर जाता है, उसका खाना नीचे जाता है इसोफेगस में। फूड फ्रॉम माउथ कम्स डाउन टू स्टमक बाय इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ इसोफेगस। स्टमक सीक्रेट 3 सीक्रेशन फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल, पहला पेप्सिन, दूसरा एचसीएल, तीसरा म्यूकस, है ना। एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, देखिए जो स्टमक में है वहाँ पे गैस्ट्रिक वॉल 3 सीक्रेशन सीक्रेट करता है। एक तो हमारा हो जाता है पेप्सिन जो कि एंजाइम है स्टमक का, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा है म्यूकस। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एचसीएल पेप्सिन को फंक्शन करने में मदद करता है, और एचसीएल एक एसिड है और एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है, तो गैस्ट्रिक वॉल को डैमेज ना कर दे इसके लिए गैस्ट्रिक वॉल एक म्यूकस का लेयर सीक्रेट करता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। अब खाना क्या होगा, धीरे धीरे सड़क करके नीचे चला आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड फ्रॉम द स्टमक कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine also receives secretion of the liver and pancreas. Small intestine also secretes secretion to digest different food component. अब देखिए यहाँ पे दो बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन एक इसका अपना सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। दूसरा पैनक्रियाज का सिक्रेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और गॉल ब्लैडर का भी सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर का सिक्रेशन का जो फंक्शन है वो भी कहाँ पे आपका कंप्लीट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो अगर बात करें लीवर का, तो लीवर का जो है फंक्शन वो गॉल ब्लैडर कंप्लीट करता है। तो इसका मेन 2 काम है, पहला जो ऊपर से खाना आ रहा है एसिडिक, स्टमक में हम लोग क्या पढ़े थे, एचसीएल सीक्रेट हो रहा था, खाना के साथ मिक्स कर गया तो वो एसिडिक हो गया। उस एसिडिक खाने को अब क्या करेगा, बाइल जूस कन्वर्ट करेगा किस में, बेसिक में।
क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा खाने का जरूरत है, बेसिक का, और उसी पे जो भी फंक्शन है होना है होगा। दूसरा गॉल ब्लाडर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस, ठीक है, जिसका पहला ऊपर हम लोग काम देख लिए। दूसरा काम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट का जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है ना, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना, ताकि उसको अच्छे से बॉडी डाइजेस्ट कर पाए इंटेस्टाइन, ठीक है। पैनक्रियाज का अगर बात करें तो पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसका नाम है ट्रैप्सिन, और 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक और ये एंजाइम सिक्रीट करता है, नाम है उसका लाइपेज। लाइपेज भी करता है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय सिक्रेटिंग इंसुलिन। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ लोगों में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि पैनक्रियास से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर पैनक्रियास इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करता है तब भी आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, कम भी सिक्रेट करेगा तब भी आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, आप एक बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात कि यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग विली कहते हैं। फूड फ्रॉम द स्टमक कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ड्यूडेनम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डी शेप का दिख रहा है, ये ड्यूडेनम है। और यहाँ पे एक मसल्स होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। वो खाना को अब क्या करता है, धीरे धीरे सरका करके स्टमक से लेकर के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट कंप्लीटली डाइजेस्टेड हेयर। तो खाना के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन बदल जाता है अमाइनो एसिड में, और फैट टूट करके बदल जाता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ठीक है। और यहीं पर एक खास बात है कि इसके वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग विली कहते हैं। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट एंड एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसके रेट को और एरिया को ये बढ़ाता है। विली कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टेड फूड मिक्स विद द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द बॉडी पार्ट। जो विली होता है ये ब्लड वेसल्स से, जिसको हम लोग कैपिलरी कहेंगे, उससे कनेक्टेड होता है, और ये पूरे बॉडी में खाना को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फंक्शन। Unabsorbed food from the small intestine come to the large intestine. Here reabsorption of water from the undigested food material take place. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वाटर वगैरह बचा हुआ होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। द रिमेनिंग वेस्ट, जिसको हम लोग फीकल मैटर कहते हैं, स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन द रेक्टम एंड फाइनली कम्स आउट ऑफ बॉडी थ्रू द एनस। और लास्ट में वो एनस से बाहर निकल जाता है। टूथ डीके, जब भी आप मीठा चीज़ खाते हैं या बिस्किट खाते हैं या कोई भी सब्सटेंस खाते हैं जो दांत में चिपक जाता है, और अगर आप ब्रश प्रॉपर नहीं कर रहे हैं 2 टाइम सुबह शाम, तो क्या होगा, आपके दांत में ना वो धीरे धीरे प्लेग बना देगा, जिसमें बैक्टीरिया डेवलप करने लगेंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, एसिड सिक्रेट करते हैं जो टूथ के इनेमल को, ठीक है। इनेमल जो हम लोग का बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, जो कि दांत में पाया जाता है। इसको क्या कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, और धीरे धीरे हम लोग का टूथ डिके कर जाता है। आपको डिटेल में अगर जानना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे आप वीडियो में भी देख करके पढ़ सकते हैं। ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है, इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हम लोग का है डायरिया, ठीक है। डायरिया क्या होता है, समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, ना लूज मोशन जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया। कौन डिजीज़ है जो कि जनरली गंदे पानी को या गंदे खाने को खाने से होता है। तो इस समय पानी की कमी हो जाता है, तो हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ORS भी कहते हैं, वो प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको कहते हैं, वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जो खाने को खा करके एक बार में डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, फिर दोबारा लाते हैं, क्योंकि घास जनरली ये खाते हैं और घास में सेलुलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखेंगे हम लोग रूमिनेंट्स को और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इनमें जनरली 4 स्टमक होता है, जिसमें आपका होता है ओमैसम, एबोमैसम, रूमेन, रेटिकुलम, ठीक है, और ये इंटेस्टाइन हो गया। इसमें अगर बात करें ट्रू स्टमक का, तो ट्रू स्टमक हम लोग का होता है एबोमैसम, है ना। ये जो है ट्रू स्टमक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक क्या होता है, तो रूमेन का ट्रू स्टमक आपका एबोमैसम हो जाएगा। देखिए खाने का यहाँ पे फ्लो है, सबसे पहले खाना जाएगा रूमेन में, उसके बाद रेटिकुलम में, ओमैसम में, और लास्ट में एबोमैसम में। रूमिनेंट्स कंटिन्यूसली च्यूइंग इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, ठीक है। अगर आपने आसपास में अगर गाय देखा होगा या कोई रूमिनेंट्स, भैंस, बकरी, कुछ भी, तो आप देखे होंगे कि वो खाना पहले खा लेते हैं, उसके बाद बैठ करके वो आराम से चबाते रहते हैं। तो
तो आपके मन में ज़रूर ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि खाना तो बहुत देर पहले ये खाया है, तो आखिर ये अपने माउथ को क्यों हिला रहा है, चबा क्या रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल rumen। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि जब गाय वगैरह को खाना दिया जाता है तो जल्दी जल्दी खाना को निगल जाता है और उसको स्टोर कर लेता है रूमेन में, है ना। एंड रूमेन फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कर्ड। रूमेन में खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस कर्ड रिटर्न टू द माउथ एंड च्यूड अगेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और उस कर्ड को गाय क्या करता है या रूमिनेंट्स ऑर्गेनिज्म दोबारा से माउथ में लाता है, उसको चबाता है, और इसी प्रोसेस के वजह से हम लोग इसे रूमिनेंट्स कहते हैं। ग्रास हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज, ठीक है, विच कांट बी डाइजेस्टेड इजिली, सो सम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन रूमेन कॉल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूमेन में पाए जाते हैं, इसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन बात करें तो बैक्टीरिया कौन सा होगा, तो बैक्टीरिया होगा मिथेनोजेनिक, और वो रूमेन के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीकम, सीकम में पाया जाता है। रूमिनेंट्स हैव 4 पार्ट ऑफ स्टमक विच आर फॉलोज: रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। आउट ऑफ देम एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक वेयर डाइजेशन टेक प्लेस। In ruminants, a special structure called cecum is present in which methanogenic bacteria present which help in the digestion of food और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग गोबर गैस में या बायोगैस के रूप में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया गाय वगैरह में पाया जाता है, इसलिए गाय वगैरह के पॉटी को हम लोग यूज़ करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। डाइजेशन ऑफ अमीबा। डाइजेशन अमीबा कैसे करता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड एंड वाटर। दे यूज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट फॉर द मोमेंट एंड कैप्चर द फूड। दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रैप इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये जो अमीबा होता है ये यूनिसेलुलर है, तो जो भी बॉडी में इसका फंक्शन होता है एक ही सेल करता है। तो ये खाने को क्या करता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉल्स फीड से खाने को इनगल्फ कर रहा है, बॉडी को अंदर ले जाएगा खाने को और इसको डाइजेस्ट करके फिर बाहर निकाल देगा। ये पूरा प्रोसेस है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मुझे उम्मीद है हमारे ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।